ऐसा टैलेंटेड बंदा जिसने अपनी मेहनत से, अपनी विल से, अपनी टैलेंट से, अपनी टैलेंट का लोहा मनवाया। आजकल की जो मौजूदा दौर है, उसमें ये होता है कि अगर आप में टैलेंट है और अगर आप मेहनत नहीं करते, तो टैलेंट माँद पड़ जाता है। आई एम श्योर आपकी बहुत लड़ाई होती होंगी अपने प्रोड्यूसर से। वो कहता होगा थोड़ा-सा एंगल चेंज कर दो, स्टोरी चेंज कर दो, स्टोरी के अंदर थोड़ा-सा ग्लैमर लेके आओ। चूँकि आप बहुत क्लासिकल टाइप राइटर हैं और रवायात को लेके चलने वाले हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि आजकल लोग हजूम के हाथ तन्हाई के हाथों नहीं, हजूम के हाथों ज़ूम मारे? है तुम्हारा। तो बेसिकली ये है कि मुआशरे में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप चलेंगे एक्सक्लूड कर दिए जाएँगे, अकेले कर दिए जाएँ। और अगर आप अकेलेपन का और एक्सक्लूजन का आज़माइश सह सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, तो आपसे ज़्यादा ताकतवर शख्स कोई तो नहीं। कई लोग जो आना चाह रहे हैं राइटिंग के अंदर। अब मुझे मुझे ज़ाती तौर पे आई डोंट नो मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं लगता बहुत लोग अब राइटिंग के अंदर आए। क्योंकि अब लोगों का टेम्परामेंट वो नहीं रहा, वो स्टडी करने का एक टेम्परामेंट नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऑब्जर्वेशन वो नहीं है। फिर एक और रेवोल्यूशन आया 2010 के बाद कि ड्रामा बिल्कुल ही शानदार गाड़ियों और अमीर घरानों के गिर्द घूमना शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का पॉडकास्ट दिस इज़ वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट अवेटेड, काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे। मेरे साथ इस वक़्त मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त और भाई एंड सच अ टैलेंटेड पर्सनैलिटी। इनकी जो स्टोरी है ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई मस्ट से कि मैं ये कह सकता हूँ कि अ, एक ऐसा टैलेंटेड बंदा जिसने अपनी मेहनत से, अपनी विल से, अपनी टैलेंट से, अपनी टैलेंट का लोहा मनवाया। और आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं एक ड्रामा जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है एक्सप्रेस टीवी के ऊपर, अर्श ड्रामा जिसके बहुत चर्चे हैं, उसके राइटर हैं। और इसके साथ-साथ जनाब ये आपको बताते चले कि जी रिसेंटली बड़ा ही ज़बरदस्त एक ड्रामा जो आप लोगों ने देखा, एक स्टाइलिश फ़िल्म थी चोर नो मोर। इट वाज़ अ वंडरफुल स्टोरी, आई मस्ट से कि आप उसको भी देखिएगा। और लव अनलिमिटेड के राइटर जनाब तनवीर मलिक साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया फरहान, आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सर ऑनर्ड ऑनर्ड। अच्छा मलिक साहब, आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह के एक शख्स क्वेटा से आता है लाहौर में। लाहौर में अपने करियर का आगाज़ करता है, रेडियो से आगाज़ करता है, फिर ड्रामा राइटिंग में आते हैं, फिर ड्रामा राइटिंग सीखा जाता है। अच्छा, हम ये बात ज़रूर फ़ख्र से कह सकते हैं, पाकिस्तान सारा हमारा अपना है। हम जब दूसरे सूबों से जब इस सूबे में आते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ड्रामे के हवाले से बहुत ज़्यादा है। अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना कितना मुश्किल था आपके लिए? और ख़ास तौर पे अर्श तक पहुँचना आपके लिए क्या-क्या मनाज़िल तय करना आपने? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो फरहान खान साहब, आपने इतने अच्छे अल्फाज में सर, इंट्रोडक्शन करवाया। और कोयटा, ज़ाहिर है आपने ज़िक्र किया, मेरा बुनियादी ताल्लुक कोयटा से है और वहीं मैं पैदा हुआ और वहीं कॉलेज और फिर वहीं स्टडीज़ और फिर वहीं से करियर का मैंने आगाज़ किया था न्यूज़पेपर से। बेसिकली मैंने जर्नलिज़्म से ठीक, अपने शुरुआत की थी बिल और जर्नलिज़्म से मैंने कॉलम राइटिंग, फिर उस ज़माने में मुझे याद है 2006 की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो आली सैयदी साहब होते थे जो क्वेटा में जो लोग रहते हैं, उन्हें अंदाज़ा है। उन्होंने काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई की और मैंने पहली कहानी अपनी लिखी थी उस दौर में, मोमिनपुर का काफ़िर। अच्छा, फिर एक नॉवलेट था मेरा, रोज़नामा अवाम, वहाँ एक अखबार थी, तो वहाँ से मैंने 37 इक़सात पे मुश्तमिल एक नॉवलेट या नॉवल कहने वो लिखा था, चूहा। कंटिन्यू मैं लिखता चूहा, था। अच्छा। वो मेरी पहली जो थी लिखत के हवाले से मैं बात करूँ। फिर 2009-10 में जैसे आपको शौक था शुरू से शुरू से मतलब, लिखने का? हाँ जी, स्कूल के दौर से मुझे याद है। तो इसका मतलब ये बॉर्न होता है राइटर? अ, इसमें डिपेंड करता है। आजकल की जो मौजूदा दौर है, उसमें ये होता है कि अगर आप में टैलेंट है और अगर आप मेहनत नहीं करते, तो टैलेंट माँद पड़ जाता है। ये मेरा ना एक एक चीज़ पे बिलीव है। लोग कहते हैं कि टैलेंट लेके आप पैदा हो गए हैं, उसके बाद आपने मेहनत नहीं करनी क्योंकि आप टैलेंटेड हैं। टैलेंट ऐसी है कि वो गॉड गिफ्टेड सलाहियत है जो अल्लाह ताला आपको देता है। उसके बाद उसको नर्चर करना होता है, उसको पॉलिश करना होता है, उसकी भी मेहनत दरकार होती है। और मेरी मुशाहिदे में आया है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हार्ड वर्कर्स से पीछे रह जाते हैं। तो ये एक मिक्स ब्लेंड होता है टैलेंट और हार्ड वर्किंग। तो मेरा भी आगाज़ इसी तरह था कि कॉलेज के दौरान ही मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया था। व्हेन आई वाज़ सो यंग, 16-17 साल की उम्र में। मैं किसी को कहता हूँ कि मेरे करियर को ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए, तो लोग कहते हैं फिर आप 50 साल के हैं। नहीं, वो करियर बहुत जल्दी शुरू किया था।
असातिज़ा बहुत अच्छे मिले। और क्वेटा की मैं बात करूँ तो वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट जो है ना बज़ाहिर है नहीं। सिनेमा हमारे यहाँ नहीं थे और नहीं है इस दौर में। अब तक जो सिनेमाज़ थे वो भी ख़त्म हो गए और थिएटर उस तरह से नहीं हो रहा था। पीटीवी पीटीवी क्वेटा वो एक जगह है जहाँ से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स इसलिए कि प्राइवेट प्रोडक्शंस वहाँ होती नहीं। नहीं होती। तो वहाँ ऐसा है कि आपको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही आपको फ्लरिश करना और बनाना है। तो मेरे करियर के आगाज़ में मैं रेडियो पाकिस्तान क्वेटा को क्रेडिट दूँगा कि आतिफ़ शेख साहब मेरे असातिज़ा में से हैं और अब तक उनके साथ मेरा साथ रहा है। उन्होंने मुझे एक्सप्लोर किया था। रेडियो पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उन्होंने मौका दिया था 2009 में, पहली दफ़ा जो मैं रेडियो दाखिल हुआ। फिर उसके बाद आसिफ़ गौरी साहब एक बहुत बड़ा नाम है। ब्रॉडकास्टिंग में आप अगर उनकी बात करते हैं, टेलीविज़न की बात करते हैं और उनके साथ कुछ वक़्त गुज़रा मेरा आगाज़ में। अच्छा, सीनियर लोगों के साथ नहीं। और उनके ये भी खुशकिस्मती चीज़ होती है कि आप जी। आगाज़ में अच्छे लोग मिलते हैं फिर टैलेंट। रफ़ी काकड़ एक होते थे, अब भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे खुश रखे। उन्होंने मुझसे बहुत मेहनत की उर्दू सिखाने में। ये मैं ब्रॉडकास्टिंग करियर की बात कर रहा हूँ। फिर एक चेंज मेरी लाइफ़ में आया कि मैं लाहौर पहले नहीं आया था, इस्लामाबाद आया था फिर। रऊफ़ खालिद साहब अगर बहुत सारे लोग उनके नाम से आगाह हैं, उन्होंने अंगारवादी बनाया, लाट ड्रामा बनाया, राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर, बहुत फ़िल्म मेकर थे और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो खामोश सोशल वर्कर थे। उन्होंने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी कि एक टीवी फ़िल्म का इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया, तो मैं क्वेटा से स्कॉलरशिप पे इस्लामाबाद चला गया। अच्छा, लाहौर नहीं आए थे तब। पहले लाहौर में आज इस्लामाबाद मैंने स्टडीज़ मुकम्मल की, फ़िल्म एंड टीवी पढ़ा। फिर उन्हीं दिनों में एक इंटरेस्टिंग बात है जो रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज़ में मुझे मिले फरमानुल्लाह जान साहब। फरमानुल्लाह जान साहब पीटीवी के जीएम भी रह चुके थे, पेशावर के। और पीटीवी के बहुत बड़े-बड़े ड्रामे अगर आपको याद हो कि नामूस एक ड्रामा, फिर बादबान एक ड्रामा, फरमान साहब उन ड्रामों के प्रोड्यूसर से काफ़ी सारा उन्होंने काम किया था। उन्होंने फिर काफ़ी मेहनत की जब मैं टीवी फ़िल्म पढ़ रहा था, तो फरमान साहब गाहे-गाहे मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, बहुत सिखाया उन्होंने। फिर मेरी गुड लक ये है कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स 2010-11 की बात है। उन दिनों पीएनसीए में असलम अज़हर साहब जो पायनियर थे पीटीवी के, आगा नासिर साहब, अगर जो लोग इस वक़्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े लोग। वो पीएनसीए में होते थे। मेरी गुड लक ये है कि मैंने आगा नासिर साहब से भी फ़ैज़ हासिल किया, असलम अज़हर साहब से भी फ़ैज़ हासिल किया। और जो पहली प्रोडक्ट मैंने एज़ अ थिएटर राइटर और डायरेक्टर की, वो मैंने एक थिएटर प्ले किया पीएनसीए में। अच्छा, पॉलिटिकल कॉमेडी सटार आपने लिखा वो। लिखा मैंने और फिर डायरेक्ट किया। उसका नाम था ऑपरेशन इन थिएटर। तो वो मैंने पीएनसीए में परफ़ॉर्म किया और आगा नासिर साहब के सामने रिहर्सल्स की और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट एडिटिंग और मुकालमे और ये चीज़ें सिखाई। उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं दोबारा क्वेटा गया और मैंने दोबारा अखबार जॉइन किया और कुछ अर्सा अखबार में काम करने के बाद फिर मैं लाहौर आया और लाहौर में मैं एक टेलीविज़न चैनल मैंने जॉइन किया एज़ अ प्रोड्यूसर, एज़ अ होस्ट और एक शो स्टार्ट किया पॉलिटिकल करंट अफेयर शो, बलूचिस्तान पूछता है। यानी वो बलूचिस्तान के हवाले से पहला शो था। उससे पहले बलूचिस्तान का कोई मरकज़ी शो नहीं था, तो मैं जर्नलिस्ट भी था। तो मैंने बलूचिस्तान बेस्ड शो शुरू किया 1 साल। उसके बाद फिर अगेन आतिफ़ साहब का मेरे साथ रहा, क्वेटा से उनकी ट्रांसफ़र यहाँ हो गई, तो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप रेडियो लाहौर क्यों नहीं जॉइन करते? 2013 की बात। रेडियो लाहौर आ गया और यहाँ से एक प्रोग्राम पंजाब ऑनलाइन, वहाँ मन्नू भाई होते थे उस दौर में, एक और बड़े ड्रामा राइटर, आराम। उनके साथ मुझे कुछ अर्सा प्रोग्राम करने का मौका मिला। फिर मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा प्रोग्राम आया जिसमें टोटल ये मैं आपको नज़रियाती एवोल्यूशन बता रहा हूँ। वो था इकबालियात के हवाले से। तो एक और मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, मेरी सीनियर हैं, मोहसिन हैं, मैडम रूबी इम्तियाज़ साहिबा, मास्को से हैं और वो सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं। उन्होंने कहा कि एक शो हो रहा है इकबालियात पे, आहंग इकबाल। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा शो आएगा, कि हो जाएगा। तो उन्होंने हमारे एक बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनके कैलिबर है, उनको उनकी उनकी प्रोफ़ाइल में काम भी है, ड्रामा प्रोड्यूसर राय इरफ़ान साहब, उनसे मिलाया मुझे। उन्होंने कहा जी कि आप ना इकबाल पे शो कर रहे हैं कल से। मैंने कहा मैंने तो इकबालियात को पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा पढ़ना शुरू कर। फिर मैंने 3 साल आहंग इकबाल किया और ये शायद बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है, आप खुद भी ब्रॉडकास्टर हैं, कि मैं पहला आदमी हूँ बरसगीर का, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ईरान, जहाँ-जहाँ इकबालियात की रिवायत है, जिसमें इकबालियात पे 700 घंटे की ट्रांसमिशन। माशाल्लाह, 350 शोज़ हैं इकबालियात के हवाले से जो मेरे क्रेडिट पे हैं, वो मैंने किए। और रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। और उसमें फिर डॉक्टर शफ़ीक अजमी साहब का मैं ज़िक्र नहीं भूल सकता कि इकबालियात के हवाले से वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने फिर मेरी एक तरबियत शुरू की और यकसर एक शख्स जो बलूचिस्तान, क्वेटा से आया है,
उसकी फिर बिल्कुल एक डिफरेंट डिफरेंट था ना वो। फिर उसी रेडियो लाहौर को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ। यहाँ मुझे पॉप मौसीकी का प्रोग्राम मिला, यहाँ क्लासिकल मौसीकी के प्रोग्राम्स किए, यहाँ करंट अफेयर्स के प्रोग्राम किए, यहाँ मैंने न्यूज़ के हवाले से प्रोग्राम्स किए। यहाँ मैंने फीचर्स भी लिखे, यहाँ मैंने बहुत रेडियो लाहौर जो थी ना वो मेरी अकेडमी थी। अब क्या करते-करते 2020 आ जाता है। ये आपने जो कि स्ट्रगल पूछी है तो बात लंबी हो गई। तो 2020 में मेरा राब्ता हुआ शाह बिलाल से। उनको मैं ज़रूर इस बात का मैं क्रेडिट दूँगा कि शाह बिलाल ने मुझसे राब्ता किया और इन दिनों मेरा एक मज़ामती इंशाइया मैंने लिखा था, वो थोड़ा बहुत लोगों ने सुना था। वो मेरे पास लिखा पड़ा हुआ था, तो बाजवा साहब कहते हैं कि इसको पढ़ दें कि चलें, वो भी जा रहे थे। वो काफ़ी सोशल है, तुमने काफ़ी कम सोशल हो। तो बाजवा साहब ने कहा, "यार मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें।" तो मैं क्वेटा से आया था, मैंने घर गया तो कुछ दिनों के लिए वापस आया, वो पढ़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद शाह बिलाल को लगा कि वो एक ड्रामा लिखने जा रहे हैं और उनको एक ऐसा राइटर चाहिए जिसके उनको लगता था कि मुकालमों में थोड़ी बहुत जान और कुछ इंटेलेक्चुअलिज़्म हो। अब ड्रामे का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नागन 2 मुझे मिला उस दौर में। तो स्टार्ट में मैं बड़ा हेज़िटेंट था क्योंकि इकबाल याद करके आया था और जिस उसके फ़ौरन बाद को नागन एक नाम ही ऐसा है। तो फिर मैं क्रेडिट देता हूँ कि शाह बिलाल ने एक्चुअली मुझे जो ड्रामा राइटिंग की जानिब था वो कन्विंस किया कि आप ये ज़रूर लिखें। तो मैंने वो लिखा। आपने बाकायदा तालीम भी हासिल की जी हाँ, राइटिंग की। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स से मैंने थिएटर पढ़ा, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज़ से फ़िल्म के साथ-साथ हमारी स्क्रिप्ट क्लास भी होती थी, ड्रामा क्लास होती थी, फ़िल्म मेकिंग के हवाले से। तो ओवरऑल जो मेरा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड था उस दौर में एज़ ए जर्नलिस्ट आप इतना काम करते हैं, मैंने एज़ ए क्राइम रिपोर्टर भी काम किया, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी काम किया। तो जिन-जिन के नाम रह रहे हैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि बहुत तवील सफ़र है। तो जिन-जिन जो लोगों ने मेरा साथ दिया उन तमाम मराइल में, ब्रॉडकास्टिंग के मराइल में, तो राइटर बनने का जो प्रोसेस था ना वो ऑब्ज़र्वेशन थी। और रेडियो ने मुझे हेल्प आउट बहुत किया। अब अर्श चल रहा है तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके मुकाबले बड़े उर्दू बहुत अच्छी है, उसमें तहज़ीब है, उसमें शाइस्तगी है, तो मैं क्रेडिट देता हूँ रेडियो को, कि जी रेडियो जो है बेसिकली दैट इज़ उस उन रेडियो का बड़ा कंट्रीब्यूशन रेडियो आपकी वो एक बेस बना, है। आपको सारा उसमें सिखाने वाली चीज़ें फिर हमारे सिचुएशन में जी हाँ, उस दौर में ये था कि रीडिंग का एक जो था ना रीडिंग का कॉन्सेप्ट था। मेरे एक दोस्त थे, अब तो ख़ैर वो चले गए, आर्मी में चले गए। वो माशाल्लाह मेजर अहमद अली नाम था, हम क्लास फेलोज़ थे, हम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। वो बुक्स पढ़ता था, तो उसको बुक्स पढ़ने का शौक था उस दौर में और वो पढ़ता था उस ज़माने में इनकलाबी लिटरेचर। अच्छा, तो वो मुझे ना मुख्तलिफ़ किताबें दे देता था, तनवीर ये पढ़, तो मैं थोड़ा लाओबाली और शरीर होता था। ज़हीन और शरीर एक जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। मुझे ये हमेशा से होता था कि पेपर्स के आखिरी दिन मैं पढ़ने वाला बच्चा था, पूरा साल नहीं पढ़ना, आखिरी दिन पढ़ के अच्छे नंबर ले रहे हैं। तो उस बारे में मेरा यही था कि आप गॉड गिफ्टेड हैं, जैसे मैं कह रहा था, तो आपको पता है आपके अंदर सलाहियत है, आप लिखें और नहीं पढ़ना ज़रूरी नहीं। फिर मुझे पता चला पढ़ना भी ज़रूरी है लिखने। तो बुक रीडिंग का शौक तो वहाँ से। अच्छा कमिंग बैक टू द अर्श, अर्श जो कभी एक्सप्रेस पे चल रहा है, बड़ा पसंद किया जा रहा है। अगेन वही बात है, अर्श की जो स्टोरी इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी। इट्स नॉट लाइक इसको हम कहेंगे कमर्शियल नहीं है। वो नहीं है कि जिसके अंदर एक लड़की है कि बहुत सारे उसके अफेयर्स चल रहे हैं। सास, बहू और फिर लड़ाइयाँ, झगड़े जो कमर्शियल एक स्टोरी होती है, बट एंटायरली डिफरेंट है और थोड़ा-सा हमें क्लासिकल इसके अंदर अंग नज़र आता है जो टिपिकल हम इसे कह सकते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के हमारे अदवार के जो हम ड्रामे देखते हैं वो चीज़ आती है। सो व्हाई डोंट यू चूज़ दिस आप कमर्शियली आप चीज़ों को क्यों नहीं देख लेते और अच्छा आप इतने क्लासिकल में क्यों नहीं? हाँ, ये मुझे क्लासिकल ने चूज़ किया, मैंने चूज़ नहीं किया। उसकी वजह ये है कि 90 की जो दहाई के बच्चे हैं, मेरा चाइल्डहुड है 90 का, तो हमने क्या किया है, हमने बड़े-बड़े राइटर्स का काम देखा, मेरी मेमोरीज़ में। उसमें अनवर सज्जाद साहब भी थे, उसमें असगर नदीम सैयद साहब भी थे, उसमें अमजद सलाम अमजद साहब भी थे, उसमें फ़ातिमा सुरैया भजिया भी थी, उसमें नूरुल हुदा शाह भी थीं, मतलब अशफाक अहमद भी से थे। अब इन तमाम लोगों का काम हमने देखा था कि ड्रामा असल में होता क्या है? और उसके साथ-साथ हम फिर इतने मुश्किल ड्रामे देखते थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे। एज़ अ राइटर ग्रो कर रहे थे, लेकिन साथ-साथ जिन लोगों को हम इंस्पिरेशन समझते थे, जो हमारे हीरोज़ थे राइटिंग में, वो एक इन जैसे लेजेंड्स ही। एक तो ये वजह कि वहाँ से एक इंस्पिरेशन थी कि जब भी लिखेंगे तो ड्रामा ये होता है। दूसरा आपने बात की कि अर्श का जो करैक्टर है, अर्श का करैक्टर अभी से नहीं काफ़ी सालों से मेरे अंदर यूँ कह लीजिए पनप रहा था करैक्टर। उसकी रीज़न ये है कि इस मुल्क में फ़ेमिनिज़्म की बहस आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल रही है फ़ेमिनिज़्म के हवाले से कि ख़वातीन का एक मामला है कि ख़वातीन को ये राइट्स चाहिए, ख़ातून को ऐसा होना चाहिए। मेल कहते हैं कि औरतों को ऐसा होना चाहिए।
मुझे ये लगा कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी है ड्रामे में, हमारा ड्रामा एलीट होता जा रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है। अगर आजकल का आप ड्रामा देखें, ठीक है कमर्शियल ड्रामा है, कमर्शियल का मतलब एलीटिज़्म नहीं है। आपको कमर्शियलिज़्म एलीटिज़्म में ही क्यों समझ आता है? गरीब की कहानी, एक मिडिल क्लास की कहानी क्यों नहीं कमर्शियल हो सकती? एक दौर था जब पीटीवी का दौर था, सिंधी डायलेक्ट के ड्रामे बनते थे, बलूची डायलेक्ट के उर्दू ड्रामे बनते थे, पश्तून पस मंज़र कल्चर के ड्रामे बनते थे, बिल्कुल बनते थे। पंजाबी ड्रामे बनते थे और पंजाबी ड्रामों के कल्चर के हवाले से ड्रामे बनते थे। यानी आप देखें राहें ड्रामा है उर्दू ड्रामा लेकिन पंजाबी पस मंज़र है। इसी तरह छोटी सी दुनिया एक ड्रामा सिंधी पस मंज़र है। इसी तरह पेशावर का मैंने बादबान ड्रामे का ज़िक्र किया, मारवी सिंधी ड्रामा, सिंधी पस मंज़र का ड्रामा, बलोची पस मंज़र का ड्रामा, जो शांतुल एक ड्रामा आया था उर्दू था लेकिन बलोची पस मंज़र का। इसी तरह हर ज़बान हमारे हर सूबे की नुमाइंदगी थी। लेकिन रफ्ता-रफ्ता हमने देखा जैसे-जैसे पीटीवी का दौर ख़त्म हुआ तो हमने तो पाकिस्तान का जो कल्चर था उसको तो फ़ॉलो किया ही नहीं। हल्का-फुल्का कोई सिंधी, पंजाबी बलोची लहजे का करैक्टर बना देते और बाकी ड्रामा वही एलीट होता है। फिर एक और एवोल्यूशन आया 2010 के बाद कि ड्रामा बिल्कुल ही शानदार गाड़ियों और अमीर घरानों के गिर्द घूमना शुरू हो गया। यानी जो 60% आबादी है वो हिट तो कर रही है ड्रामे को, यूट्यूब पे देख तो रही है लेकिन रिलेट नहीं कर रही। देखना और रिलेट करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं ये शिद्दत से महसूस करता था कि ना मुकालमा रहा है। अब हमारे ड्रामों के अंदर मॉम, डैड ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, ये होनी चाहिए अंग्रेज़ी, लेकिन वो मुमानी, फुप्पो, भैया, भांजी इस तरह के वर्ड्स भी हमने ख़त्म कर दिए। मतलब अस्सलाम वालेकुम एक आम सी बात है। आपने लास्ट टाइम किस ड्रामे के मुकालमे में ये सुना होगा अस्सलाम वालेकुम चचा, अस्सलाम वालेकुम फूफू, मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये रवायती चीज़ रवायती चीज़। हमारी। अब उसके साथ-साथ जो मैं नहीं कह रहा शकील और दकीक दकीक उर्दू, हमने और जो वाक़ई उर्दू है उसको भी छोड़ दिया और साथ-साथ क्या किया कि कहानियाँ ऐसी उठाई जिसमें गाड़ियाँ, बंगले होने चाहिए और गरीब की या मिडल क्लास की बात नहीं की चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर 48% ख़वातीन हैं या 50% ख़वातीन हैं, उनमें से एलीट ख़वातीन कितनी हैं? 10, 20%, 30% तो मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास ख़वातीन हैं। इनकी नुमाइंदगी कैसे है ड्रामे में? इनकी नुमाइंदगी क्या ऐसे ही है कि वो अमीर बनना चाहती है मिडल क्लास है लेकिन उसको इसी अमीर से शादी करनी है। क्यों नहीं एक फीमेल ओरिएंटेड एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर होना चाहिए, जो कल्चर से भी जुड़ी है, जो सिविलाइज़ेशन से भी जुड़ी है, जो लिटरेचर से भी जुड़ी है, जो तारीख से भी जुड़ी है और जो फैमिली ओरिएंटेड इमोशन से भी मल्टी टैलेंटेड है और इमोशन से जुड़ी। तो मैंने आज एक करैक्टर इसको लिखा और बेसिकली वो नॉवल निगार एक खातून है और उसमें मैंने ये किया कि जो बच्चियाँ घरों से बाहर जाती हैं, चाहे वो पढ़ने जाती हैं, चाहे जॉब के लिए जाती हैं, तो उसमें उन्होंने खुद को कैसे हैंडल करना है, कैसे खुद को इस मुआशरे में आगे बढ़ाना है और एक सिंगल वीमेन के तौर पे भी अगर वो आगे जाना चाहती हैं, तो उनको कौन से कैरेक्टरिस्टिक उनके यहाँ होने चाहिए। तो अर्श बेसिकली नुमाइंदगी है हमारी मिडल क्लास खवातीन की कि वो आगे बढ़ सकती हैं, पैसा नहीं भी है तो आगे बढ़ सकती हैं अगर उनके अंदर टैलेंट अपॉर्च्युनिटी है और नामसाइब हालात का सामना कैसे कर सकती है। तो अर्श यही करती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज़ जो ड्रामे के हवाले से ये होता है कि जैसे मैंने कमर्शियलिज़्म की बात की, लोग बहुत ज़्यादा कमर्शियली चीज़ों को देख रहे होते हैं। इवन आपके डायरेक्टर्स भी आई एम श्योर आपकी बहुत लड़ाई होती होंगी अपने प्रोड्यूसर से। वो कहता होगा थोड़ा-सा एंगल चेंज कर दो, स्टोरी चेंज कर दो, स्टोरी के अंदर थोड़ा-सा ग्लैमर लेके आओ। तो चूँकि आप बहुत क्लासिकल टाइप राइटर हैं और रवायात को लेके चलने वाले हैं। ऐसा बंदा मार्केट की बात करूँगा, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, कमर्शियली जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल नहीं होता चलना आपके साथ कि आप इतने आपका एंगल एक डिफरेंट है, उनका एक एंगल डिफरेंट है। देखिए, सो सिंक्रोनाइज़ करना थोड़ा बिल्कुल मुश्किल आपकी बात ठीक है लेकिन हर मुल्क में इवन हॉलीवुड में, बॉलीवुड में आपके हमसाया मुल्क में और दीगर जो वहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री है, वहाँ पैरेलल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। एक टिपिकल कमर्शियल लार्जर दैन लाइफ जॉनरास होते हैं, एक इंडी जॉनरा जिसे कहते हैं आर्ट जॉनरा। बिल्कुल होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि थ्री इडियट कमर्शियल फ़िल्म थी, अगर आप स्क्रिप्ट देखें राज हनानी का तो वो कमर्शियलिज़्म तो नहीं था, उसमें तो वो टिपिकल जो बॉलीवुड मसाला फ़िल्म तो नहीं थी, लेकिन उस कैरेक्टर में जान भी बहुत थी। कैरेक्टर में जान थी, एक्जीक्यूशन ऐसी थी कि आपको लगा यार मगर वो फ़िल्म कमर्शियली भी हिट हुई। इसी तरह पिछले दिनों एक लापता लेडीज़ आमिर खान की एक फ़िल्म आई है जो ऑस्कर के लिए गई है और इसी तरह आपका एक ड्रामा आया था परिज़ात। क्या वो कमर्शियल टॉपिक था? एक ऐसे हीरो की कहानी जिसकी रंगत जो है, वो आम खूबसूरती के मेयारात से डिफरेंट है। अब वो हो क्या रहा है या होता क्या है, ज़ाहिर है डायरेक्टर्स की अपनी मजबूरियाँ हैं, प्रोड्यूसर्स की अपनी मजबूरियाँ हैं
उन्होंने मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रखा है कि मुआशरे को किस तरफ क्या चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं, एक क्या होना चाहिए, ये सोचता है एक बंदा और दूसरा सोचता है कि क्या हो रहा है। जो एक किस्म होती है जो सोचती है कि क्या हो रहा है डज़न्ट मैटर, सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये मैटर करता है और क्या होना चाहिए। मेरी जो लाइन है वो है क्या होना चाहिए है। ये रास्ता थोड़ा तवील है, ज़ाहिर मुबास भी होती हैं, इस पे इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आपको हटना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे बढ़ना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ते हैं, लेकिन जो मेन लाइन है ड्रामे की, जो मेन मकसद है, वो किसी हद तक आगे जाना चाहिए। आपको तरबियत भी करनी है लोगों की या यूँ कह लीजिए कि इस तरह जो अब यूट्यूब या सोशल मीडिया का दौर है, तो आप बताइए कि जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, बहुत सारे चैनल्स क्या-क्या कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब क्या-क्या बना रहा है। अब तो आज़ाद है ना, कोई सेंसर नहीं है, कोई ततहीर नहीं है। जिसका तो दिल जिसका जो दिल चाहता है, वो लिख देता है, बोल देता है। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं? उनसे कोई पूछता है कि कमर्शियल है या आर्ट है? तो बेसिकली मैं तो टू द बुक चलता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने पिछले दिनों अगर आपने मेरी फ़िल्म्स देखी होंगी इसमें चोर नो मोर, अब अपैरेंटली तो वो स्क्रिप्ट आपको लगता है कि वो कमर्शियल स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि उसने यूट्यूब पे अब यही एक पैमाना है यूट्यूब के मिलियंस, तो यूट्यूब पे उसने 1 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस किए। अब मैं जब वो लिख रहा था तो मुझे वो लगा, मैं क्रेडिट अगेन शाह बिलाल को दूँगा और एक्टर्स को दूँगा, मोहसिन अब्बास को, फ़िज़ा चौधरी को। लेकिन उस फ़िल्म का जो फ़ीडबैक है वो बड़ा हैरत अंगेज़ था, कि लोगों ने इंतहाई पसंद की वो फ़िल्म। अगर देखा जाए तो कमर्शियल जॉनरा पे एक फ्रेम के अंदर फ़िल्म खत्म हो 1-2 कैरेक्टर्स में 2 देखा जाए तो कैरेक्टर कमर्शियल जॉनरा पे पूरा नहीं उतरती। तो मुझे यूँ लगता है शायद हम ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब अर्श के फ़ीडबैक से लग रहा है कि नहीं यार ऑडियंस ये भी देखना चाहती है। आप ऐसा क्यों डरते हैं कि जी एक ही तरह की आप दिखा दें फलाँ का फलाँ से अफ़ेयर ठीक है, ये रोमांस और अफ़ेयर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हम कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। एवरेज रेट ज़्यादा नहीं हो जाता फिर बिल्कुल होता है कई मामलात में ऐसा है कि जो लोगों की नॉन रियलिस्टिक अप्रोच? साइकोलॉजिकल हैबिट बन चुकी है देखने की हम वही दिखाना चाह रहे हैं या हमारा अभी ये है ना कि डोपामाइन का भी मसला है कि दिमाग जो केमिकल रिलीज़ कर रहा है वो किन चीज़ों में क्योंकि दिमाग को तो हमने हैबिट कर दी ना। कुछ नेगेटिव चीज़ें वैसी है। अब क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज भी अर्श जैसे स्क्रिप्ट्स की जगह है मार्केट। लोग देखना चाहते हैं, लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि क्या बना दिए। मुझे कहीं से ये आवाज़ नहीं आई जब से मेरा ड्रामा ऑन एयर गया अर्श कि बहुत ही बुरा लिखा है या हमें कुछ समझ नहीं आ रही या क्या ही बोल्ड ड्रामा है, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। लोग देख रहे हैं इसकी भी जगह है। तो जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, जो हमारे राइटर्स हैं, उन्हें कमर्शियलिज़्म और रियलिज़्म इसको लेके चलना है। कमर्शियलिज़्म के नाम पर आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बना सकते जो रियलिज़्म से दूर है। रियलिज़्म कहाँ गया? आप अपनी ज़मीन से जुड़ी कहानियाँ कब बयान करेंगे? मतलब कि आपको लग रहा है कि लाहौर, अंदरून लाहौर, कोयटा चिल्तन, मुस्तंग, तलात, खुजदार या जो है ना हैदराबाद या मर्दान की कहानी चलेगी नहीं, क्यों नहीं चलेगी? आपके पास वैरायटी क्या रहेगी? आप 150 चैनल लगाएँ, सब पे एक तरह के ड्रामे चले हुए हैं। एक डैड बैठे हैं, एक मॉम है, एक लड़ाई चल रही है, बेटी शादी से इनकार कर रही है, बाप शादी करना चाह रहा है, बेटी कहीं शादी करना चाहती है, बाप नहीं मान रहा है। इससे निकल के थोड़ा बाहर आएँ। ये स्टोरीज़ भी हमारे मुआशरे की हैं, बिल्कुल इनको लिखें, लेकिन साथ-साथ आपने तरबियत करनी है ये बहुत मुआशरे की, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। अच्छा मलिक साहब ये बताइए कि आप एज़ अ राइटर मुतमिन हैं अर्श की प्रोडक्शन, डायरेक्शन और जो काम वो ज़ाहिर-सी राइटर ने जो लिखा होता है अपना एक उसका एक एंगल होता है डिफरेंट। नहीं मुतमईन तो कोई भी राइटर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी राइटर कोई भी चीज़ लिखता है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे उसने सोचा होता है, वो 100% उस तरह से एग्ज़ीक्यूट हो गई। डायरेक्टर का अपना माइंड होता है, कई दफ़ा राइटर का जो दायरा-कार है, बड़ा महदूद-सा है। उसने स्क्रिप्ट लिखना है, वो सिर्फ़ सजेस्ट कर सकता है कि ये अदाकार फलाने कैरेक्टर के लिए ले लें तो बेहतर है। वो जो प्रोड्यूसर में मामला तय करना है क्योंकि फाइनेंस से चीज़ जुड़ गई है और हमारे यहाँ तो अब कास्टिंग ऐसी भी हो गई कि सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स जिस एक्टर के ज़्यादा है, उसे ले लें। तो कोई एक्टर बहुत अच्छा होगा उस किरदार के लिए, लेकिन अगर उसका सोशल मीडिया फॉलोअर नहीं है, राइटर कह रहा है यार मुझे ये चाहिए। लेकिन उसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर नहीं है तो प्रोडक्शंस टीम ये भी सोचती है। सेकंड अर्श की आपने बात की, ऑब्वियसली मैं इस लिहाज से खुश हूँ कि समीर खान और सोनिया बहुत अच्छा काम किया और डायरेक्टर का काफ़ी बेटर है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसी ये कहानी मैंने लिखनी शुरू की थी 2023 में अच्छा। और इस दौरान ज़ाहिर है मेरी और भी मसरूफ़ियात हैं, जैसे आपको पता है एक एक अदद इदारे में मैं उस वक़्त प्रोड्यूसर के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहा हूँ, वहाँ भी।
मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स के साथ ही काम कर रहा था। कुछ डिले भी हुआ, कुछ डायरेक्टर से मेरी कुछ रहती है बहस-मुबाहस और कुछ ज़ाहिर है इख्तिलाफ़ात होते हैं, ऐसे नहीं होता कि नहीं होते। तो फिर इसके 23 एपिसोड्स मैं लिख पाया, तो बाकी सारिश नकवी साहब हैं, खातून लिखा रही हैं, उन्होंने इसको फिर क्लाइमेक्स तक मुकम्मल किया। लेकिन ओवरऑल जो 23 एपिसोड लिखी थी, उसके मुताबिक जिस तरह एक्जीक्यूट हुआ, वो तो मुझे ठीक ही लग रहा है कि जितना सर्कम्स में हुआ। यू आर सैटिस्फाइड 100%? हाँ, तो आप 100% तो नहीं है। देखिए, मैं अब यहाँ बैठ के तो ड्रामा चल रहा है और लोग इसे देख रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता स्टोरी उसकी ऊपर जा रही है और लोगों के दिमागों में कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो मेरी स्टोरीज होंगी अब तक कितनी किस आज के दिन जो मैं बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो कल इसकी 5वीं एपिसोड रिलीज़ होनी, 4 एपिसोड टोटल 26 है? टोटल 32 एपिसोड्स हैं और ये वीकली 2 एपिसोड्स आ रहे हैं, अच्छा 2 हैं। 2 एपिसोड हैं और कहानी हमारे मुआशरे की है, ये मैं ज़रूर। अच्छा मुझे बताइए कि एक्सप्रेस टीवी एक बड़ा चैनल है, तो बड़े चैनल पे आना एक एक बड़ी एज़ाज़ की बात होती है कि यार बड़ा चैनल है, आपकी स्टोरी को पिक किया है, उसके प्रोडक्शन को पिक किया है। सो ये भी एक आपके क्रेडिट में एक अच्छी चीज़ आती है। देखें, मेरे नज़दीक ना अ, इसको मेरा ख़्याल है प्रोडक्टिव तनाज़ुम भी लिया जाएगा। कोई भी लिखारी, कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी मुस्तनद शायर, कोई भी मुस्तनद लिखारी, कोई भी मुस्तनद इंटेलेक्चुअल, वो किसी भी इदारे किसी भी अख़बार, किसी भी टीवी की स्टैम्प से मुबर्रा होता है। यानी उसको अपने आर्ट मनवाने के लिए कभी भी किसी बड़े चैनल पे चल जाना, एक ये कोई बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर नाम भी चले किसी बड़े चैनल पे, तो क्या वो काबिल नहीं था? मुझे लगता है आतिफ़ असलम आदत गाने से पहले ही आतिफ़ असलम था। वो जो आतिफ़ असलम जो स्कूल में था, कॉलेज में था, जब वो आदत बना रहा था, तो ऐसा नहीं है कि पूजा भट्ट ने ले लिया तो आतिफ़ असलम बन गया। पूजा भट्ट ने लिया ही क्यों उसको? तो मुझे आजकल ये ट्रेंड ज़रूर है कि जी अवामी नफ्सियात है कि आप पहले किसी दौर में होता था, हमारे एक्टर्स यहाँ पाकिस्तान में वो इतने ही अच्छे होते थे, इतने बड़े एक्टर्स होते थे। लेकिन जब उसके नाम के साथ आता था ना, इसको हिंदुस्तान का फलाँ डायरेक्टर इसको कास्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान में बड़ी हाइप बन जाती थी यार। कोई तो बात होगी जब महेश भट्ट इसको कास्ट कर रहा है, तो ये बड़ा हीरो है। तो मैं कहता था भाई वो बड़ा हीरो पहले ही है ताकि जो महेश भट्ट उसके पीछे आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये कि हमारे मुआशरे का ये अलमिया है, मुआशरे का। ना बिल्कुल ये ऐसे मैं इस सिर्फ़ राइटर्स के एंगल में नहीं कह रहा। मैं इसमें जर्नलिस्ट की भी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे शोरा हज़रात की बात कर रहा हूँ, जिनके बड़े अच्छे-अच्छे मजमूए कलाम हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। लेकिन उनके मजमूए मार्केट में आए थे, वो नहीं चल पाए या उनको नहीं लोगों ने पढ़ा, हमें लगता है कि वो थे ही नहीं। तो मैं ये ज़रूर, मेरे लिए ऑनर है कि एक्सप्रेस टेलीविज़न पे मेरा ड्रामा आया, नेक्स्ट भी आएँगे। तो ऐसा है कि नहीं भी आए अगर, वहाँ भी आते तो मुझे लिखना था। अब यकीन मानिए मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक्सप्रेस पे काम करूँ। आगे मेरा किस चैनल पे काम आएगा मैंने अब तक नहीं सोचा है। मुझे मेरा काम है। आपको इस काम के बाद अप्रोच किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में चल एक और प्रोजेक्ट है, मैं ज़रूर उसका नाम अनाउंस करना चाह रहा हूँ। ये कहानी भी मैं इस पे 2019 से मेरे पास ये काम था और मैं करना चाह रहा था। उसका नाम है ऐन शीन काफ अच्छा, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द सेट पे चला जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त नहीं मैं इस सेंस में कह रहा कि मुआशरे का एक ऐसा रुख है जिस पे हैंड शीन काफ। ऐन शीन काफ जो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं एक मुआशरे के रूप पे और जिसका कभी मौक़िफ़ सामने आया नहीं, उस कम्युनिटी के लोगों की कहानी है। अगेन एक रोमांस मौजूद है उसमें, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि रोमांस और अफ़ेयर्स में फ़र्क है। माज़रत के साथ वो ऐसा है कि फ्लर्ट और स्लर्ट में फ़र्क है। काइंडली ये मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ माज़रत के साथ, लेकिन किसी को फ्लर्ट दिखाना, किसी को स्लर्ट दिखाना, इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन इट। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कमर्शियलिज़्म और रियलिज़्म में फ़र्क है, कि रियलिज़्म में भी कमर्शियलिज़्म हो सकता है। पैरेलल सिनेमा, पैरेलल ड्रामे के सब्जेक्ट चलाएँ, लेकिन एक ही डायमेंशन में ड्रामे को ना दौड़ाएँ। एक ही कम्युनिटी की गाड़ियाँ, बंगले और ये मत दिखाएँ कि तशद्दुद ही सब कुछ है। कहानियाँ बनाएँ और कहानियों को लोगों तक पहुँचाएँ, कमर्शियल एंगल का भी ख़्याल रखें। ज़ाहिर है हर लिखारी ने पैसे कमाने हैं। उसने क्या किया हुआ है कि उसने कसम खाई हुई है कि वो नज़रिए के नाम पर और वो कहानी दानेश्वरी के नाम पर भूखा मर जाएगा। ऐसा नहीं है, उसने सुना है। लेकिन जेन्युइनेंस को लाएँ सामने, जेन्युइन राइटर्स को लाएँ। मैं प्रोडक्शन हाउसेज़ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि अ, मर्दों को भी उनका हक दें ड्रामा राइटिंग में। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन किसी दौर में था कि ख़वातीन में बहुत बड़ी-बड़ी राइटर हैं। हसीना मोइन साहबा कोई इनके मुकाबले का नहीं, चाहे मर्द राइटर भी हो। नूरुल हुदा शाह साहिबा आजकल नहीं लिख रहीं। फ़ातिमा सुरैया बजिया साहिबा
वरन क्या ही ख़वातीन थी क्या और बड़ी-बड़ी राइटर्स थीं, इनके मुकाबले का तो कोई नहीं लिख पाता। और साथ पैरेलल में आप देखें तो मर्द राइटर्स बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, फीमेल्स के लिए भी अच्छा लिखा है। आजकल मुझे लगता है कि कंटेंट से लेकर राइटिंग तक, फिर फ़िल्म की हीरोइन तक ख़वातीन ओरिएंटेड ड्रामा बन रहा है या ज़नाना ड्रामा है। लेकिन देखिए अर्श मैंने लिखा है, मैं मेल राइटर हूँ, लेकिन मैंने बड़ा बहादुर प्रेज़ेंट किया है ख़ातून को। तो मर्द भी ख़वातीन के लिए अच्छा लिख सकते हैं। मर्द हज़रात लिख रहे हैं, लेकिन आप एंड टाइटलिंग देखें तो एंड में ख़वातीन के नाम ज़्यादा आते हैं। मुझे इससे मसला नहीं, मैं खुद एम्पावरमेंट पे बिलीव रखता हूँ। मैं खुद फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ, मेरी सारी फ़िल्में, ड्रामे फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करें। इसकी कल्चर वजह क्या है? इसे किसने करना डाइवर्सिफ़ाई? डाइवर्सिफ़ाई देखिए, एवोल्यूशन आता है, इर्तिक़ा आता है। पहले ड्रामा राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ख़ास स्पेसिफ़िक ज़ोन से आते थे। पीटीवी की हम बात करते हैं 12, रेडियो से स्टार्ट किया, फिर पीटीवी के नासिर बलोच साहब एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर हैं। रेडियो के लिए भी लिखते रहे, पीटीवी के लिए भी लिखते रहे। मुन्नू भाई रेडियो पे भी रहे, पीटीवी पे भी रहे, इसी तरह राइटर्स आते थे। फिर एक दौर आया जब ड्रामा मुंतकिल हो गया पीटीवी से बाहर, चला गया। सीनियर राइटर्स आहिस्ता-आहिस्ता स्किप बैक उन्होंने कर लिया, या उन्होंने कहा कि अब हमसे नए ज़माने के मुताबिक हम नहीं लिख पा रहे। फिर एक स्पेस बनी शुआ डाइजेस्ट और मैगज़ीन्स की, बहुत अच्छी एक, वहाँ से एक हमें खेप मिली राइटर्स की, ख़वातीन की ख़ासकर। फिर एक टाइम आया कि मॉर्निंग शोज़ शुरू हुए जिसमें ख़वातीन होस्ट थीं, और ख़वातीन से ओरिएंटेड वो मॉर्निंग होस्ट जो थी होती थी, और मॉर्निंग शोज़ जो थे वो थे ख़वातीन के लिए। मॉर्निंग शोज़ के साथ-साथ कुछ सेगमेंट्स ऐसे आने शुरू हुए जो ख़वातीन लिख रही थीं। तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है ख़वातीन राइटर्स ज़्यादा हावी हो गईं। अच्छा नहीं लिख रही हो? अच्छा लिख रही है, बहुत सारी ख़वातीन, मतलब उसमें क्या ऐसा मसला है? तो तो ना नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे हरगिज़ कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ सारे मेल हज़रात भी नहीं हो शायद सकते। शायद मेल कम हो लिखने वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा मेल है। मेल हज़रात हैं, लिखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो जस्ट मेल ईगो होती है सम टाइम ना, कि अच्छा डायरेक्टर सारे मर्द हैं, मुझे इस पे बड़ी हैरत हुई। ये टॉप डायरेक्शन में ख़वातीन क्यों नहीं आ रही है यार? राइटिंग में क्यों आ रही है? अच्छा लिख रही क्योंकि प्रोड्यूसर हज़रात, डायरेक्टर हज़रात उनको कहें ना कि आप ड्रामे भी डायरेक्ट करें। अब हमारे डायरेक्टर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कि वो जो मेल राइटर होता है, क्योंकि मैन टू मैन ईगो शायद टकरा जाती है। तो सम टाइम मेल राइटर ज़्यादा बहस करता होगा, या हो सकता है कि चेंज के मामले में बड़ा ज़िद्दी होगा, रिलक्टेंट तो होगा। आप अपनी बात बता। नहीं, मैं अपनी नहीं कह रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर ये होता है कि वो कंफर्टेबल रहते हैं कि ठीक है। अच्छा जो नए लोग आना चाहते हैं, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा, नए लोग जो आना चाह रहे हैं राइटिंग के अंदर, अब मुझे मुझे ज़ाती तौर पे आई डोंट नो मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं लगता बहुत लोग अब राइटिंग के अंदर आए। क्योंकि अब लोगों का टेम्परामेंट वो नहीं रहा, वो स्टडी करने का एक टेम्परामेंट नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऑब्जर्वेशन वो नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग। अब शॉर्ट टर्म के ऊपर है सारी बात, शॉर्टकट। डू यू थिंक कि नए लोग जो आए, आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? कौन-सी ऐसी टिप्स आप समझते हैं कि आप उनको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? मेल की खास तौर पे जिसका आप बात कर रहे हैं कि देखिए, मर्द हज़रात जो लास्ट टाइम मैं आपके स्टूडियो हाज़िर हुआ था, और तब ये सारे प्रोजेक्ट जो थे वो ज़ेर-ए-इल्तवा थे या ज़ेर-ए-तकमील थे, और मैं लिख भी रहा था और ये बन भी रहे थे। अब ऐसा है कि प्रोजेक्ट्स आ गए और मैं यहाँ हूँ। तब भी क्वेश्चन आपने पूछा था नए लोगों की, तो शायद तब भी मैंने यही कहा था कि नए लोग सभी इस वक़्त जो मुझे सुन रहे हैं, और वो अभी से फैसला करें कि तनवीर मलिक बन सकदा है, तसी क्यों नहीं? ऐसा भी तो होता है ना? तो वो अगर फैसला करें कि हमने लिखना शुरू करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2024 में आप सोच के 2025 में यू बिकम अ राइटर। ड्रामा लिख लेंगे ही। ड्रामा लिखना और राइटर बनना, कहानी लिखना और कहानीकार बनना, शायरी लिखना और शायर बनना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ऐसा है कि जो प्रोसेस है राइटर का, वो सबसे बड़ा है मुशाहिदा और डाइवर्सिफ़ाई मुशाहिदा। मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं एक ख़ास स्पेसिफ़िक लाहौर की गली ही में रहता हूँ, एक ही कल्चर के बीच, अंदरून का मुझे नहीं पता, मैं डिफेंस में रहता। तो मेरा एक्सपोज़र डिफेंस का है, मेरा एक्सपोज़र अंदरून का नहीं है। मेरा एक्सपोज़र कराची का नहीं है, लाहौर का नहीं, इस्लामाबाद का। अगर नहीं है तो बुक्स नहीं पढ़ता मैं, अगर बुक्स भी नहीं पढ़ता और मैं ऑब्ज़र्वर अच्छा नहीं हूँ, तो मैं लिख तो लूँगा। अब तो बहुत सारे एक्टर्स भी राइटर्स बने हैं, और बहुत सारे गुलूकार भी राइटर बने हैं, और बहुत सारे टेक्नीशियंस भी राइटर बने हैं, और ट्राई कर लेते हैं लोग। बहुत सारे राइटर भी एक्टर बन गए हैं, और एक्टर राइटर बन गए हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन ये देखिए कि कंसिस्टेंट कंटिन्यूअसली कौन लिख रहा है, जो ओरिजिनल है बेसिकली। तो राइटर मेरे नज़दीक बनता नहीं है, राइटर पैदा होता है, ये मैं मुत्तफ़िक हूँ। ये कोई ट्रेनिंग, लोग कहते हैं कि जी फलाँ कॉलेज में, फलाँ यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हो रही है स्क्रिप्ट राइटिंग की। वो ट्रेनिंग हो रही है टेक्नीक की कि स्क्रीन प्ले क्या होता है।
मुकालमे क्या होते हैं, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या होते हैं, सैचुरेशन पॉइंट्स क्या होंगे, कहानी किस तरह लिखी जाएगी। वो ट्रेनिंग ये नहीं है कि आपके अंदर मुकालमा किस तरह इंजेक्शन लगा के डाला जाएगा अगर आप में मुकालमे की सलाहियत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि राइटर जो है ना वो, आपको अगर लगता है कि आप नेचुरली राइटर हैं और राइटर पैदा हुए हैं, तो उसके लिए फिर आप ऐसा नहीं कि सिर्फ राइटर पैदा हो गए हैं तो आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें। ऑब्जर्वेशन और फिर उसके साथ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, आपको सच्चा होना ज़रूरी। ये अच्छा, ये मैं अक्सर कहता हूँ कि सच का क्या ताल्लुक है। मैं रेडियो पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ करता था मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के। मैंने ना ये वहाँ से सीखा। मैंने उस्ताद गुलाम अली खान साहब का इंटरव्यू किया, उस्ताद बशारत अली खान साहब का किया, शफ़क़त सलामत अली खान साहब और इस तरह कई इंटेलेक्चुअल्स के इंटरव्यूज़ किया एज़ ए ब्रॉडकास्टर भी। तो उनकी सबकी एक बात मुश्तरक थी, तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि यार ये क्या बात है? वो कहते थे, मैं पूछता था किसी भी आर्टिस्ट के लिए क्या होना ज़रूरी है? तो वो कहते थे सच्चा होना ज़रूरी है। तो मैं कहता था सच का मतलब क्या ही लेना-देना, अगर मैं गाना गाता हूँ और मैं कैंटीन वाले से चाय पी के कहता हूँ मेरी जेब में हज़ार रुपए और मैं कहता हूँ मेरे को पैसे नहीं है, तो सच झूठ तो मैंने बोल दिया, लेकिन गाना तो मैंने वही लय और ताल के मुताबिक है ना, उससे सच झूठ का क्या ताल्लुक? लेकिन ताल्लुक है। आप जितने प्योर हैं, जितना सच पे बिलीव रखते हैं, जब आप लिखेंगे, जैसे कहते हैं किसी खातून के हाथ में जब वो पकाती हैं तो जायका होता है। किसी राइटर के हाथ में वो जो खूबसूरती है, फन है, वो जो गहराई है, वो सच की है। मेरे नज़दीक सच एक कैफ़ियत का नाम नहीं, किरदार का नाम है। क्या? मेरे नज़दीक एक इंतहाई बुरा शख्स भी सच्चा हो सकता है। सच एक अलहदा से एक फ़ॉर्म है। मेरे नज़दीक एक शख्स अ जो चोरी कर रहा है, कितना बुरा फ़ेल है चोरी करना, लेकिन उसके साथ-साथ वो कहीं न कहीं सच बोल रहा है, तो वो सच्चा है। चोरी का जुर्म अलग है, सच होने का बेनिफिट अलग है। तो सच्चाई इज़ अनदर थिंग्स। तो आप एज़ अ राइटर, एज़ अ कलाकार, एज़ अ गुलूकार, एज़ अ होस्ट, कुछ भी आप फर्नीचर तैयार कर रहे हैं या मैकेनिक, प्योर। यू हैव टू बी प्योर, यू हैव टू बी ट्रूथफुल। अच्छा, ट्रूथफुलनेस क्या है? ये इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो आप लिख रहे हैं ना, जो भी आप लिख रहे हैं, इस यकीन के साथ लिखिए कि आप ठीक लिख रहे हैं और आप सच्चे दिल से लिख रहे हैं और आपकी नीयत जो है वो लिखने की ये है। क्या बात ये सच है असल में। प्योरिटी क्या है? जहाँ आप बिल्कुल जो भी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, उसके बारे में आप क्लियर हैं। देखिए, पैसों के लिए लिखने में मसला नहीं, इस मुल्क में बहुत सारे घूस राइटर भी हैं। बहुत सारे राइटर्स ने, मैं पर्सनली भी, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2012-13 में एक नॉवल लिखा। उनके नाम से नहीं छपा, किसी और के नाम से छपा और उन्होंने पैसे लिए। अब वो नॉवल जिन्होंने उनसे पैसे दे के खरीदा और छाप दिया, मुझे बताइए वो नॉवल कहाँ है? है! क्योंकि झूठ शायरी झूठ में का भी इस तरह होता है। झूठ है। मतलब मैंने किसी से लिख के छपवा दिया, जिसने लिखा उसने पैसे ले लिए, वो भी झूठ पे शरीक हो गया, उससे भी तासीर खत्म हो गई। अब जिसने लिखवा के मार्केट में अपने नाम से दे दिया, तो वो स्टार कब बना? वो तो वहीं का वहीं है। वरना वो नॉवल उसने इससे पैसे लिखवा के पैसे दे के लिखवाया तो हिट हो जाता, अवार्ड ले लेता। तो सच्चाई ज़रूरी है एक राइटर के लिए। दूसरा, क्या आप ये याद रखिए हमेशा कि जो हो रहा है, आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्राउड का हिस्सा बनना चाहते हैं या एक प्रेशर अपने ऊपर लेना चाहते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक प्रेशर कौन-सा है? लोग कहते हैं कि इस चीज़ का खौफ, मौत का खौफ, बेरोज़गारी का खौफ, सच बोलने की आड़ में या मारे जाने का खौफ। सबसे बदतरीन खौफ है इस चीज़ का कि आप तन्हा कर दिए जाओ, आप महफ़िल से एक्सक्लूड कर दिए जाओ, ज़िंदा रहते। जब आप ज़्यादा सच जब आप सच बोलेंगे, ये नेचुरल बात है, मारना तो बहुत बात की बात आती है, वो तो आपके लिए आसानी कर देते हैं लोग। मेरा वो मुकालमा है चोर नो मोर का, तो वो कहती है उससे कि उससे चोर कहता है कि तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो कहती है तन्हाई से डर कैसा? तन्हाई तो तहफ़्फ़ुज़ है, तन्हाई प्रोटेक्शन है आजकल के दौर। उसने कहा कि क्या तुमने नहीं देखा कि आजकल लोग हजूम के हाथ, तन्हाई के हाथों नहीं, हजूम के हाथों जो मारे? बात हो। तो बेसिकली ये है कि मुआशरे में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप चलेंगे, एक्सक्लूड कर दिए जाएँगे, अकेले कर दिए जाएँ। और अगर आप अकेलेपन का और एक्सक्लूजन का आज़माइश सह सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, तो आपसे ज़्यादा ताकतवर शख्स कोई नहीं। क्या बात! आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आप पागल नहीं होते, आप एंग्ज़ायटी की गोलियाँ नहीं खाते कि मैं अकेला रह गया, और आप फ्रेश रहते हैं और आप तगड़े रहते हैं और आप डटे। सच्चे होते हैं ना हम। और उसके बाद का जो सफ़र होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन लोग बीच में से ये हार जाते हैं कि यार ये 5 बंदे इकट्ठी चाह पी रहे ने, ते कल मैनू उत्थे बह के कल्ले बह के चाह पीणगे, मैं कल्ला पियांगा। वो सह के तो देखो ना वो वाला प्रेशर। इसी तरह हर फ़ील्ड में है। और इस तरह की सच्चाई लाई है। आपने फरमाया थोड़ी देर पहले कि जनाब आपको नहीं लगता कि ये आर्ट आप लिख रहे हैं, आज भी आर्ट है, तो क्या होगा? क्या होगा खान साहब?
क्या होगा कि मैं ज़्यादा ड्रामे नहीं लिखूँगा, ज़्यादा बड़े चैनल्स पे नहीं आऊँगा, इट्स ओके। मैं हैप्पी रहूँगा, खुश रहूँगा और उसके आपको बा पैसे नहीं चाहिए? तो पैसे ख़्वाहिश या ज़रूरत? देखिए अगर किसको नहीं चाहिए मुझे ये बताइए? अब पैसा ख़्वाहिश के तहत जो मेरी बेसिक ज़रूरियात है पूरी हो रही हैं, इट्स ओके। ख़्वाहिश की तो कोई लिमिट है ही नहीं ना, मतलब मैं अगर ड्रामों से या फ़िल्म से या रेडियो से या बोलकर 10 लाख कमाऊँगा तो मुझे ये लगेगा मेहरान जो है ना ये बहुत बुरी कार है। मुझे ना कल्टस रेडी है, मुझे होंडा की तरफ जाना है। इसी तरह हम हैं मोटरसाइकिल पे भी थे तो गाड़ी का सोचते हैं, गाड़ी पे आए तो बड़ी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी से उससे बड़ी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ा-सा कमर्शियल काम अलग कर लें, ये कमर्शियल है। अपने शो का काम अलग कर लें, जिससे कहते हैं ना एक जो आ जो आपके अपना एक शौक है, जो आपका अपना एक विज़न है, जो आपकी अपनी एक चाह है। देखिए अब मैं ये कहूँगा कि मेरा काम मेरे शौक के ऊपर एक्सप्रेस करने पैसे तो नहीं लगाएगा ना, वो आई एम। मेरे शौक के ऊपर कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर पैसे क्यों लगाएगा? कुछ है तो उसमें वो कमर्शियलिज़्म है तो वो करेंगे ना। अब मैं उससे इनकार कर ही नहीं रहा कमर्शियलिज़्म से। मैंने कब कहा? क्योंकि मैंने इस मार्केट में रहना है, 90% 95% कमर्शियल काम हो रहा है। लेकिन मेरी बात वही है कि मैं कमर्शियलिज़्म के अगेंस्ट हूँ, मैं रियलिज़्म को साथ रखने की कायल। ये कमर्शियलिज़्म की आड़ में फेकिज़्म, ब्रांडिज़्म, स्टेटसिज़्म, ठीक है? कितने सारे इज़ इज़्म हैं, फेल हाँ, फेमिनिज़्म, दैट्स ये सारा आप लेके जा रहे हैं, लेकिन उनकी बेसिक डेफिनिशन मत खराब कीजिए ना। आप ड्रामा एक टेक्नीक अलग बात है, स्क्रीन प्ले अलग बात है, हिट होना, फ्लॉप होना अलग बात है, लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी जो भी लेके चल रहे हैं आप, वो आपकी अपनी वो अपनी ना हो, सोसाइटी के हिसाब से हो। तो ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब मैं कहूँ कि क्रिस्टोफर नोलन जो फ़िल्में बनाते हैं, अब वो क्या टिपिकल कमर्शियल जॉनरा पे पूरी उतरते हैं। ये ओपेनहाइमर एक फ़िल्म बनाई उन्होंने, कमर्शियलिज़्म तो नहीं है ना जैसे एक्सपेंडेबल की तरह, आर्नल्ड की फ़िल्मों की तरह या वो दूसरी फ़िल्मों की तरह तो नहीं है, मगर बन रही। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी सलमान खान की कमर्शियल फ़िल्में आती हैं, साथ-साथ दीगर आर्टिस्ट हैं, जैसे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी हैं, जैसे इरफ़ान हैं, जैसे लंच बॉक्स है, ये फ़िल्में भी आती और वो फ़िल्में भी उतना ही बिज़नेस करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने ऑडियंस को अब थोड़ा-सा ना अपग्रेड करना शुरू करें। हमें क्या लगता है कि जी मुश्किल शकील उर्दू मत बोलें क्योंकि ऑडियंस को समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? क्यों नहीं आएगी? आप उनका मेयार बुलंद करें ना, ना कि उनको जाके डाउन हो जाए। आजकल हमारे ड्रामे पूरी दुनिया में चलते हैं, पूरी दुनिया में। बहुत पसंदीदा हिंदी हिंदी से बंगाली जो है बांग्लादेश के हमारे बिज़नेस हीरोज़ वो भी देख रहे होते हैं, तो उनको क्या आपकी उर्दू पूरी समझ आ रही होती। तो आपके कैरेक्टर्स कहानियों से मिले। ये बताइए तुर्की का जो ड्रामा था अर्तुगरुल और दीगर ड्रामे, वो क्यों चले आपके यहाँ? मुझे बताइए। अच्छा अर्तुगरुल में कौन-सा कमर्शियलिज़्म था? नहीं, तो वो क्यों डिफरेंट जॉनरा है, डिफरेंट था बिल्कुल। तब कमर्शियल नई नहीं चीज़ थी लोगों के लिए। हमारे लिए या उनके लिए वो कमर्शियलिज़्म तो नहीं था ना। कमर्शियलिज़्म था इश्क़-ए मजनून, वो जो ड्रामा आया था तुर्की का, लव स्टोरीज़ आए थे। लेकिन ये जो अर्तुगरुल था ये तो कमर्शियल ड्रामा नहीं था, आपने नज़रिए के ऊपर देखा। यूनुस एम्ब्रे ड्रामा एक चला, वो कमर्शियल ड्रामा था? नहीं। अशफाक अहमद साहब का एक ड्रामा 90s 80s में चला, मन चलेगा सूरज। आज भी आप याद करते हैं, आप उसके एक क्लिप्स लगाते हैं, क्या कमर्शियल जॉनरा था? पीटीवी का ड्रामा जो राहें था कमर्शियल जॉनरा था। इसी तरह मैं आपको हज़ार हर फिर साल वक़्त के साथ-साथ चेंज हो गई ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो एक अलग डिफरेंट टाइम था ना, अब चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट है। अब लोगों अब का वो सारी जैसे फर्शी फर्शी शलवार के बारे में कह रहे वापस आई है ना, फैशंस वापस आ रहे हैं, हेयर कट्स वापस आ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें भी वापस आनी चाहिए जो मुस्बत थी। हमने अपनी अच्छी चीज़ें छोड़ दी हैं। अब मुझे बताइए कि जो ड्रामा हम टीवी ने दोबारा से दिया, एक टाइम था जो हमारा ड्रामा जैसे पीटीवी का ड्रामा ज़वाल पज़ीर हुआ, तो ड्रामा खत्म हो गया था। हम टीवी जब दोबारा से आया, तो कौन से ड्रामे आए जिनकी वजह से दोबारा हम टीवी अब मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। मैं अब्दुल कादिर हूँ। अगर उस ड्रामे का सब्जेक्ट और उसका ट्रीटमेंट देखें ना, या ज़िंदगी क्या था, ज़िंदगी गुलज़ार है, हमसफ़र ड्रामा, ये 3 ड्रामे थे जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामे को रिवाइव किया। मुझे हमसफ़र, ज़िंदगी गुलज़ार है और मैं अब्दुल कादिर हूँ जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामे को दोबारा लेके आए ट्रैक पे। मुझे टिपिकल कमर्शियलिज़्म के डेफिनिशन पे उतार के बताएँ। वो ओल्ड क्लासिक स्टाइल था सरमद खुसरो का भी और दीगर का। तो वो ठीक है, कमर्शियलिज़्म से कोई ममनू नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक ब्लेंड होना चाहिए। सबक आमोज़ बात होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए, जुड़त होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कमर्शियलिज़्म के नाम पर 8-8, 15-15 अफ़ेयर दिखाए जाएँ? हाँ, दैट्स हम एग्री करते हैं? बिल्कुल। ये हमारे सुनने वाले। तो ऐसा नहीं है कि मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि रोमांस और अफ़ेयर्स में फ़र्क है। लोगों को लगता है कि रोमांस डालना है, तो रोमांस में क्या 3-4 अफ़ेयर डाल दो।
मैं उसमें नज़रियाती बहस में नहीं पड़ रहा, किसी और नुक्ता नज़र में भी नहीं जा रहा कि ये फिर दिखा दो, ये ना दिखाओ। यहाँ ये भी बहस है कि औरत को नेगेटिव दिखाना है कि मर्द को नेगेटिव दिखाना। मेरे नज़दीक औरत और मर्द में कोई तख़सीस नहीं है। आप फैब्रिकेट ना करें कोई भी चीज़ बस, फ़ोर्स नैरेटिव्स ना दें। एक लिहाज़ से राइटर को ख़तीब भी नहीं है और उसका काम भाषण देना नहीं है, उसका काम लिखना है। लेकिन राइटर पाबंद भी है जब ड्रामा राइटिंग की बात है। अब मेरा अगर अर्श है, तो उसमें आप देखिए कि उसमें अगर अर्श एक इंटेलेक्चुअल करैक्टर है, तो साथ-साथ ज़ाहिद का करैक्टर भी है, जो कमर्शियल एलिमेंट का एलिमेंट को पूरा उतरता है। साथ-साथ मैंने अरसल की सिस्टर्स का जो ट्रैक बनाया या और जो करैक्टर है, सारे ब्लेंड है। सारी चीज़ें आपने उसमें मिक्स की हैं, मतलब कमर्शियल कमर्शियल भी हमारी कमर्शियल नज़र आता है। सर थैंक यू सो मच, प्लेज़र टॉकिंग टू यू, और डेफ़िनिटली हमारे नए देखने वाले, सुनने वाले, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग में आना चाहते हैं, चाहे वो राइटिंग में आना चाहते हैं, ड्रामा, उनके लिए काफ़ी लर्निंग होगी आज आपकी गुफ्तगू से। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट, थैंक यू बहुत-बहुत। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रामा जो भी चल रहा है, उसके लिए भी बहुत नेक ख्वाहिशात के आपको मज़ीद अल्लाह ताला इससे तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे। इट्स अ ऑनर फॉर अस कि हमें भी खुशी होगी कि हमारा दोस्त भाई जो है, वो इससे फ्लरिश कर रहे हैं और इतने ज़बरदस्त अंदाज से। और अगेन वही बात कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनके खुदा पर हो, तनातुम के इस बोझों से घबराए नहीं। बहुत शुक्रिया। इरादे आपके पुख्ता थे, क्वेटा से लाहौर तक का सफ़र, और आज माशाल्लाह पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है सर। थैंक यू सो मच जनाब। शुक्रिया। और जनाब इसी नोट के साथ मैं भी चाहूँगा आपसे इजाज़त, अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।